नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन कर रहे हैं कोर्स 2 जो शिक्षण शास्त्र से संबंधित है में अध्याय 2 जो करिकुलर इश्यूज एंड कंसर्न्स हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने करिकुलर को समझा, करिकुलर गोल्स को समझा, कॉम्पिटेंसीज क्या हैं उनको देखा। इन सब के बाद पाठ्यचर्या को लागू करते समय व्यवहारिक रूप से शिक्षक के सामने समस्याएं भी कुछ रहती हैं। तो जो इश्यूज हैं, जो चिंताएं हैं, उस पर हमें चर्चा करनी है। पाठ्यचर्या को लागू करते समय जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, एनसीएफ ने जो भी कुछ बोला हमने उसका अध्ययन किया, 22 ने 23 ने, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हमारे सामने होती हैं। जैसे बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं, उनकी सामाजिक परिस्थितियां अलग होती हैं, कठिन होती हैं। कुछ बच्चों की वंचित या पिछड़े समूह से होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट लर्नर होते हैं। कुछ बच्चों की सीखने की गति कम होती है, धीमी होती है, कुछ तेज़ी से सीखते हैं। तो जो हमारी पाठ्यचर्या जो डिसाइड की गई है, जिसके आधार पर हमें शिक्षण कार्य करना होता है, कभी कभी वह इस प्रकार से अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग सीखने की गति के कारण बच्चों की हमारे लिए चैलेंजिंग बन जाता है। तो उसी को हमें देखना है, क्या इश्यूज हैं, कंसर्न्स क्या है, हमें किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें कवर करनी है। क्या है करिकुलर इश्यूज? तो इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो पाठ्यचर्या है उसको लागू करते समय कक्षा में जो वास्तविक समस्याएं, जो चिंताएं, हम बच्चों की विविध पृष्ठभूमि वगैरह को देखते हैं, क्षमताओं को देखते हैं, उनकी परिस्थितियों से जुड़ी समस्याओं को देखते हैं, यही करिकुलर इश्यूज हैं। ठीक है, क्योंकि पाठ्यचर्या जो भी चीज़ें हैं पाठ्यक्रम संबंधी वो कागज़ पर ठीक होती हैं, लेकिन कक्षा में पढ़ाते समय जो व्यवहारिक चुनौतियां हमारे सामने आती हैं वही इश्यूज एंड कंसर्न से संबंधित हैं। तो आइए हम इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। सीखने की शैली क्या से है? ऐसे तरीके जिनके माध्यम से बच्चे जानकारी को ग्रहण करते हैं, विषय वस्तु से जुड़ते हैं और अपनी समझ को व्यक्त करते हैं। यह बच्चे की विकासात्मक अवस्था, पूर्व अनुभव और व्यक्तिगत रुचि और क्षमता पर निर्भर करती है। जैसे पाँच साल का बच्चा किस प्रकार से सीखेगा, उसके सीखने का तरीका, और 8 साल 9 साल का बच्चा उसको सीखने का तरीका काफ़ी अंतर है। हमने इसको देखा होगा। जब छोटे बच्चे जो कि प्री प्राइमरी क्लासेस में हमने देखा है कि बच्चों को खेल के आधार पर गतिविधियां कराई जाती हैं, उस समय बच्चे के सीखने का मुख्य आधार खेल ही है। खेल के माध्यम से बच्चा सीखता है। लेकिन जब बच्चा 3 में 4 में चला जाता है तो पाठ्य पुस्तकों के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। तो उसी को ध्यान में रखकर चीज़ें बनाई गई हैं। बच्चे की जो अवस्था है, बच्चे का पूर्व अनुभव है, जिस चीज़ को बच्चा पहले से जानता है उसको अगर आप उसको सिखाएंगे तो वो जल्दी सीख लेगा। जिस चीज़ को बच्चा नहीं जानता है उसको अगर आप सिखाएंगे, जैसे बच्चे को आपने सिखाया जानवरों के बारे में, दूध देने वाले जानवरों के बारे में, उड़ने वाले पक्षियों के बारे में, तो बच्चा उनके बारे में जानेगा, पहले ही आसानी से सीख लेगा। लेकिन आप, क्योंकि बच्चे को पूर्व अनुभव है, बच्चा दूध देने वाले जानवरों के बारे में पहले से अनुभव रखता है, जानकारी है। आपने कहा कि चलो आज हम कीड़े खाने वाले पौधों के नाम बताएंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बताएंगे, तो बच्चे को उसका अनुभव नहीं है, तो बच्चा फिर कठिनाई महसूस करेगा उसको सीखने समझने में। तो यही है, बच्चे अलग अलग प्रकार से, व्यक्तिगत रुचि और क्षमता, हर बच्चे की क्षमता जैसा कि हमने कहा अलग होती है। कुछ बच्चों की रुचि किसी चीज़ में ज़्यादा होती है, अच्छी ज़्यादा रुचि लेकर पढ़ते हैं और वे जल्दी से सीख लेते हैं। जिन बच्चों की रुचि नहीं रहती है वो सीखने में समय लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि बच्चा जो है किस प्रकार से सीख रहा है, उसकी अवस्था पर। पूर्व अनुभव, हम कक्षा 1 के बच्चे को पढ़ाते हैं तो जोर जोर से अध्यापक भी बोलते हैं और बच्चे उनको सुनते हैं और बच्चे उच्चारण करते हैं। ठीक है, बच्चे इस प्रकार से सीखते हैं। जब हम 1 में 2 में पढ़ाते हैं तो हम अगर सीनियर क्लासेस में देखें, अगर हम 8 में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर हम पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे गंभीरता से उसको सुन रहे होते हैं, उनकी अवस्था के अनुसार उनके सीखने का तरीका बदल जाता है। तो एनसीएफ जो है, जो फाउंडेशनल स्टेज का और स्कूल एजुकेशन, ये स्पष्ट मानता है कि जो 3 से 8 वर्ष की आयु है वे सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीखते हैं। इसलिए हमें यह देखना होगा कि बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है। उस बच्चा यानी कि बाल केंद्रित और अनुभव के आधार पर, जो चीज़ें बच्चे ने अनुभव की उसके आधार पर, और खेल आधारित हमारी पाठ्यचर्या बनाई जानी चाहिए। और आपने देखा ही है एनसीएफ ने, हमने इसके पहले जो पढ़ा उसमें हमने इस चीज़ पर अध्ययन किया कि पूरी की पूरी एनसीएफ 22 की ये कहती है कि बच्चे खेल के आधार पर सीखें। तो रटन यानी कि रोट लर्निंग नहीं कराना है हमें बच्चों को। तो ये इसी कारण से, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं।
कुछ बच्चों को पुराना अनुभव उसके आधार पर हर बच्चे के आप उसकी शैली को समझने के तरीके को देखें, किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है, उसी के आधार पर आप उसको फिर शामिल करते हैं। कुछ बच्चे खेलने में आ गए हैं तो उनको आप खेल के माध्यम से सिखा रहे हैं। कुछ बच्चे वैसे किताब लेकर चित्र के माध्यम से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप चित्रों के माध्यम से, आपके पाठ्यक्रम में लचीलापन है और उसी के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। एनसीएफ 22 में लर्निंग स्टाइल जो बच्चे की एक स्टाइल है सीखने की, उसका क्या दृष्टिकोण है? खेल आधारित, एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा जाए। इसमें स्वतंत्र खेल है। अब देखिए इसमें बच्चा किस प्रकार से सीखता है, उसके सीखने का तरीका है तो फ्री प्ले है। बच्चा आपने देखा होगा, छोटे बच्चे प्रारंभ में अपने से गाड़ी पर जाते हैं, लेकर चलाते हैं, अपने में मस्त हैं, गाड़ी लेकर चला रहे हैं, ठीक, गाड़ी में रस्सी बांध कर खींच रहे हैं उसको, अपने से दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कहीं मिट्टी, मिली हुई मिट्टी में सान कर कोई मिट्टी को गूंथ कर आपस में, मतलब पानी की सहायता से, और उसके बाद फिर कुछ कोई खिलौना बना रहे हैं। तो बच्चे मिट्टी से आकृति बना रहे हैं, अपने आप गाड़ी चला रहे हैं, स्वयं से बच्चा गतिविधि चुन रहा है। शिक्षक का इसमें कोई हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं रहता है। इससे बच्चा स्वयं पर नियंत्रण करता है। कोई चीज़ नहीं बन पाती है, दोबारा बनाता है, फिर नहीं बन पाता 3 बार बनाता है, गुस्सा आता है फिर बनाता है बच्चा। लेकिन बच्चा सामाजिक कौशल भी सीखता है, ठीक, और बच्चा कल्पनाशील भी बनता है। मिट्टी से बच्चा कुछ बनाने का प्रयास करता है, कागज से बच्चा नाव बनाने का प्रयास करता है, कल्पनाशीलता को दिखाने का प्रयास करता है। तो भैया बच्चा स्वतंत्र रूप से खेल रहा है अपने आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर रोल प्ले और पजल सॉल्व करता है जब बच्चा। इसके अलावा गाइडेड प्ले भी देखिए, यह भी एक बच्चे के सीखने की एक तकनीक है जिसमें शिक्षक सहयोग करते हैं और विशिष्ट सीखने के उद्देश्य होते हैं। जैसे आपने बच्चों को कहानी सुनाया और फिर आपने बच्चों से प्रश्न पूछा, आपने गिनती सिखाने के लिए कुछ प्रश्न पूछा, खेल में संकेत, आप बच्चों को खेल देख करवा रहे हैं, गिनती, उसमें एक बच्चा कोई गिनती बोल रहा है, फिर उसके बाद का बच्चा अगली गिनती बोल रहा है, तो आप बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि चलो गिनती वाला हम खेल खेलते हैं, सभी लोग एक एक गिनती बोलेंगे। तो एक बच्चे बोला 1, दूसरे बच्चे ने बोला 2, दूसरे बच्चा खड़ा होकर बोला 3, चौथा बच्चा बोला 4। इस प्रकार से आपने गिनती सिखाने में बच्चों को सहयोग दिया, सपोर्ट दिया और बच्चे सीख रहे हैं। इससे बच्चे आपस में बातचीत भी करते हैं, इससे बच्चों की शब्दावली बढ़ती है। और स्ट्रक्चर्ड प्ले होता है। कुछ बच्चे स्ट्रक्चर्ड यानी कि संरचित खेल, पहले से जो नियम बने हुए होते हैं, ये शिक्षक के द्वारा नियोजित खेल होते हैं। पहले से आपने कोई नियम बनाकर रख दिया, आपने दीवार जमीन पर अक्षर लिख दिए हैं और फिर आपने कहा कि 2-2 पर कूदना है, यानी 2 के बाद 4 पे कूदना, फिर 2-2 1-1 छोड़ के कूदना है। अब आपने बच्चों को नियम बता दिया, अब बच्चे उसी नियम से खेल रहे हैं। गणती खेल आप करवा रहे हैं, आप प्रकृति भ्रमण करवा रहे हैं। आपने कहा कि चलो 1-1 संख्या छोड़कर कूदो, तो बच्चा पहले 0 से 2 पर कूदा, फिर 4 पर, फिर 6 पर, फिर आपने कहा 2-2 अंक छोड़कर कूदो, फिर 3 पर कूद रहा है, फिर 6 पे कूद रहा है बच्चा, इस प्रकार से। तो बच्चे इस प्रकार से जब 3 से 6 पर कूदेंगे तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बनेगी कि 3 के बाद 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, इसमें बच्चे पहाड़ा सीखने लग रहे हैं। तो आपने क्या देखा, इस प्रकार से नियमों के द्वारा भी बच्चे खेलते हैं और इसी के थ्रू। अब देखिए इसमें बच्चे की जो लर्निंग स्टाइल है और उसका समग्र विकास से क्या संबंध है। जो फाउंडेशनल स्टेज है जिसमें आपने देखा कि सीखने से केवल बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं होता, बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। वास्तविक में सीखना वही है कि विकास के सभी आयामों पर बच्चे की अधिगम प्रक्रिया तीव्र हो। जैसे शारीरिक विकास है बच्चे का, सामाजिक या भावनात्मक विकास बच्चे का हो रहा है, सोचने समझने की क्षमता हो रही है, सौंदर्य बोध है बच्चे का, और बच्चे सकारात्मक सीखने की आदत, यानी बच्चा किसी चीज़ को देखकर उसके प्रति उसके अंदर जिज्ञासा हो, धैर्य की भावना हो और बच्चा प्रयास करे सीखने का। कभी कभी हम कक्षा में देखते हैं कुछ बच्चे न्यूट्रल बैठे रहते हैं, तो हमें उनको देखकर गुस्सा भी आता है कि देखो कुछ कर नहीं रहा है। तो हम यह प्रयास करने, हमारे द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि वह बच्चा भी सीखने का प्रयास करे, भले उसे न आ पाए, लेकिन वह, कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि कमरे में बैठे रहते हैं पेंसिल लेकर, लेकिन वो लिखते नहीं हैं, सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हमें इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि बच्चे सीखने की आदत को विकसित करें। बच्चे जब ब्लॉक से प्रयोग संतुलन, आपने देखा होगा जब टीएलएम वगैरह में ब्लॉक्स रहते हैं उसमें बच्चे एक के ऊपर दूसरा मतलब सजा कर कुछ भी बनाते हैं, ठीक। कभी कुछ बच्चा घर बना देता है, कभी घन के जैसा बना देता है, कभी घनाभ बना देता है, घर बनाता है, ठीक है। तो अब बच्चा इससे गलतियां करता है, सीखता है, बच्चा समस्या को हल करता है, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी विकसित होती है। ब्लॉक्स के माध्यम से बच्चा बस बना रहा है, उसमें पहिया लगा रहा है, उसमें फिर टावर खड़ा कर दे रहा है, तो बच्चा सोच रहा है कि मुझे क्या बनाना है, क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर दिखाई दे रही है। तो इस तरह भी बच्चे सीखते हैं, ठीक है। भारतीय दृष्टिकोण हमने चर्चा भी की थी कि जो बच्चे का जो पंचकोशी सिद्धांत है, 5 लेयर से जो बच्चा बना होता है, उसे सब हमें समग्र रूप से सब पर काम करना है, जिसमें अन्नमय कोश अनाज के माध्यम से, प्राणमय कोश
जिसमें बच्चा सांस लेता है, गहरी सांस लेता है सही तरीके से। मनोमय कोश, जिसमें बच्चा मन का विकास। विज्ञानमय कोश, जिसमें बच्चे के जानने की जो इच्छा है, बुद्धि का विकास, और बच्चे को आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसमें हमें समग्र विकास करना है, यानी शिक्षण केवल जानकारी नहीं बल्कि बच्चे के पूरे व्यक्तित्व का हमें विकास करना है। तो इस पर भी जोर दिया गया है। अब अगर एनसीएफ स्कूल एजुकेशन को देखें हम, इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर बात की गई है। इसमें रटने की बजाय यह देखना हमें कि बच्चा वास्तव में क्या कर रहा है। ठीक है, यानी ज्ञान से ज़्यादा बच्चे की क्षमता पर जोर दिया जाता है। जैसे बच्चा कहानी पढ़ा तो कहानी पढ़कर सवालों का जवाब दे रहा है कि नहीं, ये हमें अप्रोच अपनाना चाहिए। हमें जैसे बच्चे अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं तो हमें इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। एनसीएफएससी कहता है कि इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि विषयों को आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप वाटर पढ़ा रहे हैं तो वाटर एज ए रिसोर्स पढ़ा रहे हैं आप, स्रोत के रूप में। आप मान लीजिए कि इंग्लिश में आपका एक चैप्टर है तो आप बच्चे को वाटर के बारे में पढ़ा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, वी नीड वाटर आप बच्चों को बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, पानी चैप्टर है तो पानी के बारे में आप अंग्रेजी में बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। दूसरा, पानी के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरा, हमारे मनुष्य के शरीर के लिए पानी की ज़रूरत क्यों है, आप उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो साइंस को भी कनेक्ट कर दे रहे हैं, ईवीएस कनेक्ट है उसी में, साइंस ईवीएस मिलाकर इंग्लिश लैंग्वेज में आप इसको पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि विषयों को कनेक्ट कर दिया जा रहा है, एक विषय दूसरे विषय से कनेक्ट करके पढ़ाया जा रहा है। तो इससे जब बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो बच्चा जो है बेहतर तरीके से सीखेगा। ठीक है, तो वास्तविक जीवन से जुड़ा अधिगम, इस पर जोर देता है हमारा एनसीएफ, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। आपने समझ ही लिया। तो फाउंडेशनल स्तर पर यह देखा जाना है, यह देखा है कि 6 वर्ष से पहले बच्चों पर किताबों का बोझ नहीं रखना है। ठीक है, अब बच्चा जा रहा है आंगनबाड़ी में, प्री प्राइमरी जिसको कहते हैं, बाल वाटिका कहते हैं आप, तो उसमें बच्चे को किताब नहीं लेकर जाना है। बच्चा आएगा, खेलेगा, खिलौनों के माध्यम से, कला संगीत बातचीत के माध्यम से बच्चा सीखेगा। और डिजिटल लिटरेसी का प्रारंभिक परिचय, मतलब कि डिजिटल संसाधनों का आप प्रयोग करेंगे उस बच्चे के सहायक के रूप में। आप बच्चे को मोबाइल के माध्यम से, अब ऐसा नहीं कि उसी पर आश्रित कर देना है, आप प्रोजेक्टर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, उन सारी चीज़ों में बच्चों को आप विजुअल्स दिखा सकते हैं, उसके माध्यम से बच्चों को आप कनेक्ट करेंगे। फाउंडेशनल स्तर पर जब बच्चा मोबाइल में चीज़ों को देखता है, लैपटॉप पर देखता है, तो उसको अच्छा लगता है देखना, इससे बच्चा सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। तो हमें डिजिटल लिटरेसी पर भी ध्यान देना चाहिए बच्चे के। शिक्षक के सामने चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ तो यही है कि संसाधनों की कमी है। हर जगह न तो डिजिटल बोर्ड मिल पाएगा, ना हर जगह लैपटॉप, ना हर जगह मोबाइल, नेटवर्क ही नहीं रहता है। आपने देखा ही होगा, स्वयं भी आप जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, किसी एक तरीके से बच्चे को नहीं समझ में आता है, आप सोचते हैं कि चलिए प्रोजेक्टर चला दें, तो लाइट ही का इश्यू हो जाता है। लाइट से आप, जब लाइट नहीं रहेगा तो दिखाएंगे कैसे? और बच्चों की पृष्ठभूमि में भी असमानता रहती है। बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि के रहते हैं। कुछ बच्चे बहुत पढ़ने में तेज रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में थोड़े कमजोर ही रहते हैं, एक प्रकार से चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे सामने यह भी चुनौती होती है कि बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि के भी हैं। ठीक है, मानसिक क्षमता उनकी अलग अलग, उनकी पृष्ठभूमि भी अलग अलग है। समाधान ये होना चाहिए कि स्थानीय और कम लागत वाली सामग्री, अब बहुत महंगी चीज़ों को आप लेकर आएंगे या बच्चों को कहेंगे कि लाओ, तो बच्चे नहीं ला पाएंगे। ठीक है, अब आपको इस प्रकार से ध्यान देना है कि जो चीज़ें स्थानीय रूप से मिल जाएं, कम लागत वाली चीज़ें हों, उसका प्रयोग करें बच्चों को सिखाने के लिए। VRR, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करें आप, मतलब कि जिम्मेदारी धीरे धीरे शिक्षक बच्चों को शिफ्ट करें। जैसे शिक्षक दिखाता है, शिक्षक मार्गदर्शन करता है, शिक्षक स्वतंत्र अभ्यास कराता है। बच्चा स्वतंत्र अभ्यास करता है, शिक्षक कराता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई काम पहले खुद करिए, मैं करूं फिर हम करें, यह है ना, मैं करूं फिर हम करें। पहले आपने किया, फिर अब आप बच्चों के साथ कर रहे हैं, अब बच्चे से कहेंगे अब तुम अकेले करो। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चा जो है, जैसे आपने एक ड्राइंग बनाया, ठीक है, बच्चे ने कहा चलो अब हम लोग मिलकर इसको बनाते हैं, फिर आपने कहा कि चलो तुम लोग खुद से बनाओ। तो इस प्रकार से जब बच्चे खुद से बनाएंगे तो और बेहतर तरीके से वे सीखेंगे, स्वतंत्र अभ्यास करेंगे। तो ये प्रयास होना चाहिए। इसका शैक्षिक महत्व क्या है? शैक्षिक महत्व, सभी लर्निंग स्टाइल्स को इसमें स्थान दिया गया। सीखने में बच्चे को आनंद आएगा और इससे सीखने के अंतर में कमी आएगी। कुछ बच्चे तेज़ी से सीख रहे हैं, कुछ, तो सभी बच्चों को जब इस प्रकार से आप कनेक्ट करके पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तो सभी बच्चे एक साथ सीखने का प्रयास करेंगे और समावेशी कक्षा का आप निर्माण करते हैं। ठीक है, तो लर्निंग स्टाइल आपने समझा कि जिसमें बच्चे अलग अलग तकनीक से, अलग अलग प्रयास अलग अलग प्रकार से समझ रहे हैं। हम उन तकनीकों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से
बच्चे सीखेंगे। इसमें हमें खेल आधारित गतिविधियां कराना है, अनुभवात्मक अधिगम, और बच्चे को ध्यान में रखकर अपनी जो प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता है और समावेशन है उसको सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इसके बाद मल्टीलिंगुअलिज्म है अगला पार्ट, उसको हम आगे कवर करेंगे। धन्यवाद।